गुड मॉर्निंग एवरी ऑल यू। मैं संदीप आप सभी को इस चैनल में स्वागत करता हूं। अभी जैक अपने सभी परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है और परीक्षा का तिथि भी लगभग तय कर दी गई है। इसके देखते हुए आज कक्षा 10 के गणित विषय का सेट 1 का क्वेश्चन बच्चों के लिए हल की जा रही है। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 40 रहेगी और 40 नंबर का ये पूर्णांक भी रहेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। इसमें पहला प्रश्न है 120 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो 120 को सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। जो 2 से विभाजित करेंगे उसका 2 से इस तरह से जो भी होगा अभाज्य संख्या से विभाजित करने के बाद ये आता है जो इसके अनुसार इसका ऑप्शन ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में 306 तथा 657 का महत्तम समापवर्तक 9 दिया है। 306 तथा 357 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो यहाँ पर जो है एक सूत्र होता है लसा गुने मसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पर हमारा दो संख्या 306 और एक 657 दिया हुआ है तथा मसा इसका 9 दिया हुआ है। इस सूत्र में हम लसा मसा, लसा को मैं x मान लिया हूँ और मसा 9 है और दो संख्या 306 और 657 का जो गुणनफल है। फिर 9 को इसको काट दिया गया है। 9 से हम काटे हैं इसको तो 9 तिया 27, फिर 9 चौका 36। इस तरह से ये आपका x इक्वल टू 34 गुने 657 जो गुना करने पर 22,338 आता है। तो इसके अनुसार इसका जो सही उत्तर है बी होगा इसका। आगे चलते हैं तीसरा क्वेश्चन में 15 और 25 का HCF ज्ञात करें। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 15 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं तो 3 और 5 और 25 का तोड़ते हैं तो 5 गुने 5 अर्थात जो मसा होगा दोनों में 5 है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। 4 क्वेश्चन में है एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए खाली स्थान होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अद्वितीय। आगे बढ़ते हैं। अगला है द्विघात बहुपद होगा जिसके शून्यकों का योग 2√2 और गुणनफल 1/3 अर्थात इसका इस तरह से है शून्यक का योगफल √2 और शून्यक का गुणनफल 1/3। तो हम इसका एक आप सभी को बताए थे कि द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल अर्थात ये आपका सूत्र है। इसमें बैठा देना है x² शून्यकों का योगफल आपको √2 दिया हुआ है और शून्य का गुणनफल 1/3 है। फिर इसको बटा को जब हटाएंगे बटा हटाने पर आपका आ जाता है 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। तो इस तरह से इसका जो सही उत्तर होगा
बी होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 में यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक ए बी अल्फा बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान क्या होगा, अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा, मतलब शून्यकों का योग बोला गया है तो शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो इस तरह से इसका सही ऑप्शन ए सही है। 7वां में है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है और ये हर परीक्षा में रहता है। इससे पूछा गया है कि बहुपद पी एक्स के लिए ग्राफ आकृति में दिए गए बहुपद के शून्यक ज्ञात करें, अर्थात आपको पी एक्स निकालना है। तो इसमें पी एक्स अर्थात इस ग्राफ में एक्स और ये वाई होता है, इसमें एक्स में कहीं से क्रॉस नहीं किया है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 0। अगला क्वेश्चन है समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0 में यदि समीकरण a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1 बराबर नहीं c1/c2 तो समीकरण का युग्म होगा। इसका सही उत्तर होगा कोई हल नहीं, क्योंकि जब ये ग्राफी विधि में जब बनाते हैं तो यह बिल्कुल समांतर बनता है। इस तरह से इसका जो सही उत्तर होगा कोई हल नहीं। आगे जब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में है समीकरण युग्म 2x, इसमें इस तरह से है 2x - 3y = 0 तथा 3x प्लस 4y प्लस 20 = 0 द्वारा निरूपित सरल रेखा में क्या होगा। तो इस तरह से जब इसको हम हल करते हैं तो इसका हो जाता है 2/3, क्योंकि a1 का मान आपका a1 का जो वैल्यू है 2 है और a2 का वैल्यू 3 है। इस तरह से इसको मान देने पर दोनों बराबर नहीं होता, अर्थात a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। तो इस तरह से यह एक प्रतिच्छेदी रेखा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, प्रतिच्छेद करती है। अगला है सी के किस मान के लिए समीकरण युग्म cx - y = 2 तथा cx - 2y = 4 का अनंत हल होगा। तो अनंत हल होने के लिए सूत्र होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इस तरह से हमको c का वैल्यू निकालना है। तो c/6 = -1/-2, माइनस माइनस कट जाएगा। इसके बाद 2 को हम काट सकते हैं 6 से, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर इसका c का वैल्यू 6 आता है। इस तरह से 6 नहीं 3 आता है। इस तरह से इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। 11 में समीकरण युग्म 2x - y = 5 3x + 2y = 4 का हल क्या होगा। इसको हल करने के लिए यहाँ पर मैं हल किया हूँ इसको, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के बाद ही आंसर निकल सकता है। इसमें से साफ लिखा हुआ है समीकरण 1 और समीकरण 2, इसको पद विलोपन विधि से इसको हल किया गया है और यहाँ पर y को बराबर करते हुए काटा गया, ये तो जोड़ने पर क्रिया हुई है जिसमें x का वैल्यू 7 आ गया। फिर समीकरण 1 में x का मान रख दिया गया है तो 7 दूनी 14 हो गया। फिर ये प्लस में इधर था, इधर आकर के माइनस हुआ और ये घट कर -9 हो गया, इधर -y
जो माइनस माइनस कट गया, अर्थात y का वैल्यू 9 आ गया और x की वैल्यू 7 था। तो इस तरह से इसका जो आंसर है, ए में भी x बराबर 7 नहीं है और बी में भी ऑप्शन नहीं है और सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, अर्थात इसका चारों ऑप्शन कहीं न कहीं नहीं है। इस तरह से ये चारों में से कोई इसका सही नहीं है। इसका सही उत्तर ही होगा x का मान 7 और y का मान 9। यहाँ भी देख रहे हैं तो यहाँ भी इसका ऑप्शन सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। वह रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है क्या कहलाएगा? जिसका कोई हल नहीं होता है वह असंगत होता है, इसलिए इसका सही उत्तर बी है। फिर आगे बढ़ते हैं। 13 में है समीकरण युग्म x + y = 9 और x - y = 1 का हल है। सीधा से इसको हल करना है। इसको कोई ज़्यादा इसमें लफड़ा नहीं है, इसको हल किया जा सकता है। हल करने पर x का मान 5 और y का मान 4 आता है। इससे देखा जाएगा 4 x का मान 5 और y का मान 4। अगला पेज में चलते हैं तो इसका ऑप्शन यहाँ पर सी सही है, 5 और 4। फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है? निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण होने के लिए किसी भी समीकरण का अधिकतम घात संख्या 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं, जब इसको हल करूँगा तो ए को हल करने पर ये आपका इसका अधिकतम घात जो है वह कट जाता है, तो ये तो नहीं होगा। सी में है, इसको हल करते हैं तो इसका द्विघात ही हो जाता है, x² + 7। चलिए तो है। अगला देखते हैं बी और डी। तो बी का मैं हल करता हूँ तो यहाँ भी इसका जो अधिकतम घात है वो कट जाता है। फिर डी को चेक करते हैं तो डी में आपका अधिकतम घात 2 हो जाता है। तो मेरे समझ से ये आपका इसका डी भी सही है। मतलब इस क्वेश्चन में 2 ऑप्शन द्विघात का है, ये दोनों सही है, इसका सी और डी। अगला क्वेश्चन 15 में है। यदि विविधकर डी बड़ा है 0 से तो मूल होंगे। तो इस हालत में 0 से बड़ा है डी, मतलब डी का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा होने की स्थिति में इसका जो मूल होगा वास्तविक होगा और भिन्न होगा, अर्थात दोनों का मान अलग अलग होगा। अर्थात पहला मूल और दूसरा मूल दोनों का वैल्यू अलग अलग होगा, इसलिए इसका सही ये होगा। 16 में है द्विघात समीकरण x² + x - 1 = 0। तो इसको हमको हल करना होगा, मूल की प्रकृति ज्ञात करना है। द्विघात समीकरण में मूल की प्रकृति ज्ञात करें कि मूल की प्रकृति क्या है। तो पहले हम डी निकालेंगे। इसको डी निकालने पर हम पाते हैं कि डी का वैल्यू 5 आता है। अब इसमें ऑप्शन ए में है वास्तविक और समान। समान तो खैर नहीं होगा, जब डी का वैल्यू 0 होता है तब समान होता है। तो इसके अनुसार वास्तविक और असमान होना चाहिए, तो इसका सही उत्तर बी होगा। इसका अगला प्रश्न है 17। ax² + bx + c = 0। तो यहाँ पर देखते हैं कि 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि, तो यहाँ पर 2 भिन्न वास्तविक मूल, मतलब वास्तविक भी है और भिन्न भी है। इसका मतलब जो डी का वैल्यू होगा वो आपको 0 से बड़ा होगा। तो अर्थात ये डी ही है। ये तो खैर यहाँ पर डी छोटा कर दिया गया है, इसलिए ये नहीं होगा। यहाँ पर ये बी सी इसका सही होगा।
बी स्क्वायर माइनस 4ac जो डी है वो बड़ा है 0 से, इसी हालत में भिन्न और वास्तविक मूल होता है। अगला क्वेश्चन है 18 में द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ पर हमको एक ए का मान हो गया, बी का मान हो गया, सी का मान हो गया, तीनों स्थिति में मान हमारा है। इसका व्युत्क्रम निकालना है। तो व्युत्क्रम के लिए कोई बहुत ज़्यादा लफड़ा नहीं है, इसको ऐसे एकदम आसानी से निकाला जा सकता है। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बैठा देना है, बी का मान -1 और 4 हो गया, ए का मान 1 और सी का मान 3 है। जब इसको हल करते हैं तो -11 आता है। इसमें हम देखते हैं तो -11 आपका डी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं हम 19 में, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x का मूल समान है तो के का मान ज्ञात करें। तो इसके लिए जो क्वेश्चन 19 है इसको हल यहाँ पर किया गया है, जिसमें डी का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी का मान जो है, बी का मान जो है -4, इसका स्क्वायर किया गया है, अर्थात यहाँ पर जो है 16 घटा 4k, 16 घटा 4k इसका डी का मान आता है। और इसका फिर हम x निकालते हैं तो आ जाता है -b प्लस -√d/2a। इस तरह से इसको हल करते हैं तो a आ जाता है 4 प्लस √6 -4k। फिर इसको ऐसे ए हो गया अल्फ़ा हो गया और ये हो गया बीटा। अब प्रश्न के अनुसार हम दोनों को जब बराबर करते हैं तो फिर आपका के का मान 4 आ जाता है। फिर हम इसको ढूंढते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है। तो 18 में हम चेक किए तो इसका 18 नहीं 19, इसका वैल्यू यहाँ पर 4 है, इसका ये सही हुआ। 20वां क्वेश्चन है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 का मूल ज्ञात करना है। बहुत आसान सा है, लेकिन इसको हल करना पड़ेगा क्योंकि हल करके ही निकाला जा सकता है। इसका आंसर दिया है 2 और 3 है, ऑप्शन बी सही है इसका। लेकिन इसका हल ऐसे किया जा सकता है, इसका मैं हल यहाँ पर किया हूँ क्वेश्चन नंबर 20 को। इसमें थोड़ा सा लंबा है। ए का मान आप हो गया ये, बी का मान -5, सी का मान 6, डी निकाले हैं तो डी का हो गया 1, फिर x इक्वल टू -b प्लस -√d/2a। इसमें माइनस जो है बी में बैठा दिया गया है, बी का मान -5 प्लस -√1 हो गया क्योंकि डी का वैल्यू 1 है यहाँ पर। इसका फिर 2a, इसको ऐसे फिर एक अल्फ़ा अलग निकालेंगे पहला मूल, तो एक बार जुट जाएगा, एक बार ऐसे घट जाएगा, तो जुटने पर 6/2 आया, जो इसका फिर काटने पर 2 या 6 3 आ जाता है, फिर इसको काटने पर 2 आ जाता है, अर्थात इसका 2 और 3 होगा। तो 2 और 3 20वां में है, 2 3 जो ये सही था, बी ऑप्शन। 21 में है निम्नलिखित में कौन एपी है। तो हम सभी जानते हैं कि एपी होने के लिए सार्वंतर हमेशा बराबर होता है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि पहला ऑप्शन में कि 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 8 है, अर्थात 4 और 2 के बीच 2 का अंतर है, 8 और 4 के बीच 4 का अंतर है, अर्थात ये तो एपी होगा नहीं। यहाँ भी उसी तरह से है, यहाँ भी अंतर
भिन्न भिन्न है, इसलिए सी भी इसका AP नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर है 3 और 1 के बीच 2 है, 5 और 3 भी 2 है, अर्थात इसमें सभी जगह सार्वंतर बराबर है, इसलिए इसका सही उत्तर B होगा। इसका 22वां क्वेश्चन है AP 2 7 12 खाली स्थान का 12वां पद क्या होगा। तो इसको 22 का जो है इसको हल यहाँ पर किया गया है कि हमको निकालना था 10वां पद। तो A का वैल्यू दिया हुआ है, D का ही मान 5 है। अब उसके बाद 10वां पद निकालना है तो AN बराबर क्या होता है, AN A + 9D। फिर इसको जब हल करेंगे तो A का वैल्यू अर्थात 47 हो जाता है। तो इसका 47 खोजते हैं तो इसका ऑप्शन C सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 अंक वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। 23वां क्वेश्चन है 2 अंक वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। तो हम जानते हैं कि 2 अंक वाला संख्या जो 3 से विभाज्य है वो 12 से शुरू होता है। यहाँ लिखे हैं 12 के बाद 15 होगा, 15 के बाद 18 होगा, इस तरह से 99 तक 2 अंक मिलेंगे। तो इसका पहला पद A हो गया और D का मान 3 हुआ और इसका अंतिम पद जो पद होता है 99 है, अर्थात इसका AN का वैल्यू निकाल लिए यहाँ से। AN जो मान निकालेंगे तो AN का मान 30 आ जाता है। यहाँ पर भी वही चीज़ है, तो 30। तो इसका सही उत्तर 30 होगा, जो यहाँ पर है इसका B सही होगा। आगे बढ़ते हैं 24। 0 और 50 के बीच की विषम संख्या का योग क्या होगा। ऐसे तो इसका हम लोग आसानी से जान रहे हैं कि 0 और 50 के बीच जो विषम संख्या होंगे उसकी संख्या 25 होगी, क्योंकि 0 शुरू होगा 49 तक होगा। परंतु इसका हम सिस्टमेटिक ढंग से निकालते हैं, जिस तरह से हम लोग समांतर श्रेणी में हैं। जैसे इसमें आपका हो गया 1 3 5 अर्थात 49 तक हो गया। इसके बाद A का वैल्यू हो गया, D का मान 2 हो गया, AN निकालेंगे। AN से आपका जो AN जो पद है अंतिम पद 49 है, पदों की संख्या हम निकाल लेंगे इससे। पदों की संख्या जो है N है 25 आ गया। फिर इसका ऐसे जोगफल निकालेंगे, SN बराबर N/2 हो गया। फिर इसको बैठा दिए, क्योंकि N का मान 25 निकाल चुके हैं, 25/2 हो गया। इसको फिर सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद 625 आ जाता है। हालांकि इसका सबसे आसान तरीका है, कोई भी विषम संख्या के लगातार विषम संख्या का जोगफल N² होता है। अर्थात हमको मालूम हो चुका था कि इसकी विषम संख्या जो लगातार है वो 25 है, तो 25 का मैं सीधा सीधी गुना करके भी वर्ग करके भी निकाल सकता था 625। अगला क्वेश्चन है सही वृत्त होते हैं। इसका सही उत्तर होगा समरूप, क्योंकि सही वृत्त समरूप होते हैं। 26 में है आकृति में यदि AD समानांतर BC और BD के मान 2 सेंटीमीटर, इस तरह से आकृति में स्पष्ट इसको मैं लिख दिया हूँ यहाँ, तो इसमें कोई लफड़ा नहीं है। तो ये समानुपातिक होगा AD/DB और AE/EC। इसको बैठा के निकाल देने पर आपका AD का वैल्यू आसानी से 1 सेंटीमीटर होता है, जिसका ऑप्शन जो दिया हुआ है ये इसका D सही है। 27 में यदि 2 त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं।
इसमें सभी संगत कोण बराबर हैं। तो संगत कोण बराबर हैं तो तीनों कोण अगर लेते हैं तो एंगल एंगल हो जाता है, अर्थात इसका सही आंसर सी हो जाएगा। 28 में है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR के लिए कौन सा कथन सत्य होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। ये किसी हिसाब से इसका सारे कोण समरूप, सारे कोण इसका संगत कोण बराबर हैं और उसका नेम के हिसाब से इसका डी सही होगा। 29 में है दो समरूप त्रिभुज का संगत भुजा का अनुपात 4:9 है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज समरूप त्रिभुज के भुजाओं का वर्ग उसके क्षेत्रफल उस समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो इसका हो जाएगा 4 और 9 है तो 4 चौका 16 और 9 9 81, इसका सही ऑप्शन डी होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक समबाहु त्रिभुज के भुजा 2a है, इसके शीर्षलंब की लंबाई क्या होगी। बहुत आसान सा है। समबाहु त्रिभुज का सही भुजा बराबर होता है और शीर्षलंब है तो सीधा सा है, ये 2a हो गया, ये 2a हो गया और यहाँ पर ये होगा। अब इसको आसानी से हम निकाल सकते हैं। इसका मान भी मैंने दिया हुआ ये, इसका हो गया डी, इसका हो गया सी, अर्थात AD निकालेंगे तो ये तो 90 है तो सीधा सी कर्ण हो जाएगा, जो AD बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यहाँ पर निकाल दिया गया है। तो इसका सही उत्तर है √3a। √3a इसमें देखेंगे तो यहाँ पर मिलता है ऑप्शन ए में। अगला क्वेश्चन है 31 में त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12, BC बराबर 6 सेंटीमीटर है, कोण B का मान क्या होगा। इसको आसानी से निकाला जा सकता है। हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में अगर दो छोटे भुजाओं के वर्ग का योग एक बड़े भुजा के वर्ग के बराबर करते हैं तो वो बराबर आता है, तो वो त्रिभुज समकोण होता है। तो यहाँ पर करके देखा गया, जो बड़े भुजा 12 है और दो छोटे भुजा 6√3 और 6 है, जिसको योगफल के बराबर किया गया तो 144 बराबर 144 है, अर्थात ये बी जो है वो बिल्कुल समकोण होगा, 90 डिग्री होगा इसका मान, इसलिए सही इसका सी हो गया। अगला प्रश्न है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। इसका सही उत्तर होगा सी, अपरिमित रूप से अनेक, क्योंकि एक वृत्त में बहुत सारे स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, इसकी संख्या अपरिमित रूप से अनेक होगी, इसलिए इसका सही उत्तर है सी। 33 क्वेश्चन है वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु पर वृत्त के खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 33। इसका बहुत आसान सा है, इसको बहुत ज़्यादा हल करने की आवश्यकता नहीं है। इसका यहाँ पर हल किया हुआ है, जिसमें वृत्त के केंद्र से वृत्त बन गया, इसका केंद्र से वृत्त के केंद्र से एक रेखा खींचने, वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, यहाँ से स्पर्श रेखा की लंबाई है, यहाँ से इस तरह से हो जाएगा, स्पर्श
रेखा पर समकोण होता है। अर्थात ये आपका हो गया 13 सेंटीमीटर और ये हो गया 12। ये पाइथागोरस प्रमेय से आसानी से निकाला जा सकता है यार, जो यहाँ पर निकाल दिया गया है, जिसका सही उत्तर 5 है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बिंदु Q से एक वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई 24 तथा Q के केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। सेम उसी तरह से क्वेश्चन यहाँ पर है। यहाँ पर है कि एक वृत्त है और कोई बिंदु Q है। Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर है। इस तरह से बनता है। तो यहाँ पर सेम क्वेश्चन वही है, समकोण त्रिभुज ये बनेगा। यहाँ पर समकोण पाइथागोरस प्रमेय से इसको निकालेंगे। यहाँ निकाला हुआ है, इसका सही उत्तर होगा 7, अतः इसका ऑप्शन ये है। आगे चलते हैं। 35 दो सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। वो साधारण सा क्वेश्चन है, यहाँ पर बनाया हुआ है 35 का, यहाँ ये वाला है और एक ही केंद्र में दो वृत्त है। तो यहाँ पर इस तरह से है और इस तरह से एक वृत्त का स्पर्श रेखा है। यहाँ से बन जाता है, इसकी एक त्रिज्या है जो यहाँ से खींचा जाएगा 5 और एक त्रिज्या है 3। यहाँ पर समकोण होता है, इसको आसानी से निकाला जा सकता है क्योंकि यहाँ समकोण है तो 5 कर्ण हो गया। तो इसको आसानी से निकालेंगे इस तरह से। 5 mn बराबर है रूट अंडर 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर घटकर 16 आता है। 16 का वर्गमूल 4 आया। इसका सही उत्तर हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा इसका 4। तो यहाँ हो गया, लेकिन ये दुगना होगा यहाँ से, क्योंकि तो हाफ इसका लिया गया है, यहाँ से हाफ हुआ, फिर इधर करेंगे तो आपको 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। 36 में थीटा केंद्रीय कोण और आर त्रिज्या वाला त्रिज्याखंड क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसका सीधा सा सूत्र है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। तो इसका सही उत्तर हो गया ये बी। ये तो सूत्र है। 37 में वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को क्या कहा जाता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर होगा व्यास। फिर आगे बढ़ते हैं। 38 में आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर थीटा डिग्री कोण अंतरित करता है। तो इसका सही उत्तर होगा सी। 39 में है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। इसका यहाँ पर हल किया हुआ है, बहुत आसान है। इसको सूत्र में बैठा करके हल करेंगे तो आ जाता है 132/7, जिसका इसका सही उत्तर ये है। 40 है एक घोड़ा एक मैदान में 7 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। ये बिल्कुल वृत्त का क्वेश्चन है, अर्थात घोड़ा जब रस्सी में बांधा जाएगा तो बिल्कुल वह वृत्त के आकार से ही चर सकता है। अर्थात घोड़ा का जो रस्सी है अर्थात 7 सेंटीमीटर वह त्रिज्या काम करेगा, और जब त्रिज्या है तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे।
जो आपका आ जाएगा 154। इसका जो सही उत्तर होगा डी होगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।